Hello students, this is class plus 2 physics and we are in unit 3 magnetic effect of current and magnetism. Today we are doing the some important terms used in magnetism. Okay, we are doing magnetic materials classification. इसमें कुछ important terms हैं magnetic properties. So to describe magnetic properties of material, किसी भी material की magnetic properties को define करने के लिए we need to know some few terms. Okay, and there are some terms, that is first is magnetic permeability. Magnetic permeability. देखो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है बेटा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. देखो इसमें आप ध्यान से देखो, परमिएबिलिटी, परमीन्स परमीट, ठीक है, किसी मटेरियल को प्रोमिट करेगा. किसको परमिट करेगा? ये किसी भी मैग्नेटिक को. उसकी ये क्या है? उसकी एबिलिटी. ओके, तो आप इसको कैसे याद करोगे? द एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की वो एबिलिटी जिसमें वो परमिट करता है कि उसमें से कितना मैग्नेटिज्म पास हो सकता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. समझ आया बेटा? इसको आपको रिवर्स पढ़ना है ताकि आपको समझ आए. द एबिलिटी ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल या एनी मटेरियल थ्रू विच मैग्नेटिज्म कैन पास. मतलब कि अगर मान लो मेरे पास सपोज करो यही एक कोई भी एक मटेरियल है, मेरे पास यही एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फोर्स थ्रू इट. ओके, सो इसको हम कैसे शो करेंगे? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल. किसी भी मटेरियल की क्या है? एबिलिटी. देखो बेटा, ए से ये अपना एबिलिटी ऑफ एम से मटेरियल. यहाँ पे हमारा एम वर्ड आया था, तो एम से मटेरियल या मैग्नेटिज्म, किसी मैग्नेटिक मटेरियल की वो एबिलिटी जिसमें वो परमिट करता है टू परमिट में, तो उसको आगे देता है टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स. ठीक है बेटा, कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से, मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल मान लो, तीन तरह के होते हैं जो मैग्नेटिज्म के बिहाफ पे एक्सप्लेन करते हैं: पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल. तो अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, जब इसमें से मैग्नेटिज्म पास करती हूँ, तो ये अपने में से कितने मैग्नेटिज्म को पास होने देता है, ठीक है, वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है. क्लियर? अब मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है. सो आप क्या करोगे बेटा? अगर मान लो अब इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? इट इज द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट. मीन्स कि किसी भी सब्सटेंस की क्या है, ये डिग्री है या उसकी कैपेसिटी है कि उसमें से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स निकल सकती है. अगर मेरे पास मान लो ये कोई मटेरियल है कि उसमें से कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल सकते हैं, ठीक है. ओके, अब क्या कह रहा है बेटा ये कि तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से निकल सकती हैं, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. ठीक है, वो क्या होगा आपका? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. तो इट इज डिफाइंड एज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेटिव वर्ड क्या यूज होता है बेटा? रिलेटिव वर्ड इसलिए यूज होता है, किसी को भी किसी के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करने के लिए हम रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं. तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रिलेटिव मैग्नेटिक. So now we are doing relative magnetic permeability. ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ. इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. आप ये बताओ, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं बेटा? इसमें बेसिकली इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपको बेसिकली मैंने क्या बताया कि किसी भी मटेरियल में से, ये मान लो कोई मेरे पास मटेरियल है, इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है, ये उसकी उस मटेरियल की इस मटेरियल की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा मटेरियल है हमारे पास. ठीक है, तो कितनी पास हो रही है, वो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे? तो इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया. अब देखो, जैसे मान लो इसमें से 3 पास हो रही हैं, अब इसमें से उतने ही एरिया में से 3 पास हुई, इसमें उतने एरिया में से 1 पास हुई,
तो मैग्नेटिज्म कैपेसिटी इसकी ज़्यादा हुई और इसकी कम हुई, ठीक है। सो इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे बेटा, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज यू कैन से फ्लक्स, इसको हम फ्लक्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो इट कैन बी रिप्रेजेंट, आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे बेटा, तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी को हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा म्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिस इज बी और अपॉन में बी नोट हमारा क्या है बेटा, फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है। ये बी क्या है, हमारा फ्लक्स है, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में से कुछ लाइंस पास हो रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये फ्लक्स हो जाएगा, इट मीन्स फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये आपका फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, ओके। सो अब आप ये बताओ, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी क्या कोई यूनिट होगी, नहीं, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। क्या इसका कोई डायमेंशन होगा, नहीं, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, क्लियर। ये डायमेंशन लेस भी है और ये यूनिट लेस भी है, ओके। और ये इसकी वैल्यू कब आती है बेटा, ये वैल्यू है इसकी वैक्यूम के अंदर, ये वैल्यू कब वैलिड है बेटा, वैक्यूम के अंदर ये वैल्यू वैलिड है। तो अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम एक तरीके से और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं इसको रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी को परमेबिलिटी की फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहूँगी तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नोट, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप देखो अपना इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये भी मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल है, बट ये किसकी है बेटा, फ्री स्पेस के लिए। आपको पता है जब हम किसी के नीचे ये वर्ड ये डॉट लगाते हैं ना, ओ छोटा सा लगाते हैं, तो ये फ्री स्पेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये रिलेटिव टर्म होती है जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये रिलेटिव टर्म्स को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसे। तो रिलेटिव मैग्नेटिक मटेरियल अगर आपको मैग्नेटिज्म की फॉर्म में पूछा जाए तो आप इसको लिखोगे बी बाय बी नोट। अगर आपसे ये परमेबिलिटी के टर्म्स में ही पूछा जाए तो ये लिखोगे म्यू बाय म्यू नोट, ठीक है। तो बेटा आप इसको और कैसे लिख सकते हो, तो ये तो हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से अगर यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकालें, जो हमारा क्या है मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, म्यू की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, म्यू आर म्यू नोट। यहाँ से हमारा मैग्नेटिक मटेरियल कितना आ जाएगा, म्यू आर म्यू नोट। अब आपको पता है म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये -7 होता है वेबर पर मीटर पर एम्पियर, ओके। और इसकी यूनिट अगर आप निकालोगे, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी क्या है यूनिट है। इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। अब आपको ये टर्म क्लियर हो गई, म्यू। आपकी 2-3 कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगी, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से समझना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म आती है बेटा, ठीक है। अभी हमने किसको समझा है, जैसे आप बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हमने करा था तो वहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बताई थी, ये तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ अगर आपने इसको समझा अच्छे से तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब देखो बेटा हमारा नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टर्म क्या हमारी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखो आपको इसके नेम से ही अंदाजा हो रहा होगा इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या यू कैन से दैट, या हम इसको क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये, या फिर इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये इसी के नाम है बेटा, घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो रिलेटिव परमेबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि
जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कितनी ताकत है। अगर मान लो आपके पास एक कितनी सी मैग्नेट है, एक आपके पास इतनी मैग्नेट है, तो किसका फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? इसका फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, आप कैसे पता लगाओगे कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो वो हमें देखना है। ठीक है बेटा, चलो अब इसको हम करते हैं। इस टर्म को समझने के लिए हम क्या करेंगे, लोरेंज इक्वेशन यूज करेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी कराई हुई है। हम लोरेंज फोर्स इक्वेशन का यूज करेंगे। लोरेंज फोर्स इक्वेशन का क्या करेंगे बेटा, यूज। हमें पता है लोरेंज फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू नोट वी क्रॉस बी। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या लोरेंज फोर्स है, ये ऑल्सो वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स आपको पता है, वी क्रॉस में क्या होता है, वी बी साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू नोट वी बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइन, और डॉट प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं कोस थीटा। ठीक है, अगर मान लो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, सॉरी वी और बी के बीच का एंगल होता है बेटा। दिस इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। किसके बीच का एंगल है ये, वेलोसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का एंगल है। अगर ये एंगल आप ये बताओ, अब ये जो फोर्स है मैक्सिमम किस केस में होगा, तो थीटा के 3 वैल्यूज वेरी करते हैं, 0, 90 डिग्री एंड थीटा इज 180 डिग्री। तो साइन 0 0, दिस इज ऑल्सो मिनिमम, दिस इज ऑल्सो मिनिमम एंड दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन। तो जब हमारा थीटा 90 हो जाएगा उस टाइम पे हमारा फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब जो हमारा फोर्स है, अगर हमारा साइन थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है, और अगर आपका सपोज करो, अब आप ये बताओ ये वाला एफ है, ये बी के इक्वल कब होगा, इफ़ मान लो चार्ज 1 कूलम है और जो वेलोसिटी है वो भी 1 है और जो एंगल है वो हमारा 90 है। तो इस कंडीशन में एफ हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा बेटा। ठीक है, सो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज the force experienced by a unit positive charge, the force experienced by a unit positive charge with unit velocity, okay, in a direction perpendicular to magnetic field। clear? आप क्या कहोगे, मैग्नेटिक फील्ड इस बी को कैसे देखो हमने इस बी को कहाँ से निकाला, हमने लोरेंज फोर्स का यूज करते हुए निकाला है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, इस बी की वैल्यू हमारे पास एफ के इक्वल आई और एफ क्या होता है, हमारा ये लोरेंज फोर्स है जो मैग्नेटिज्म में वर्क करता है। तो आप इसको कैसे निकाल रहे हो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन द चार्ज इज 1 कूलम with unit velocity and it is perpendicular to the electric field। ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। और इसकी अगर सीजीएस यूनिट की हम बात करेंगे तो वो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, गॉस। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए, बहुत बार पूछा जाता है कि 1 गॉस कितने टेस्ला के इक्वल होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। ओके, उसके बाद आपके नेक्स्ट टर्म आते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपकी 2-4 ही टर्म्स हैं, ज़्यादा टर्म्स नहीं है, ये आपको छोटी छोटी टर्म्स हैं, क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको आगे अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या इसको आप बोल सकते हो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और यू कैन से मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, इसका सिंबल क्या है बेटा, इसका सिंबल है H। ओके, ये क्या है बेटा आपका, द डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल, द डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड can magnetize a material, लिसन बेटा, देखो अब तक हमने 2 टर्म्स पढ़ी, हमने परमेबिलिटी पढ़ा, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ा। ये क्या कह रहा है, अब मान लो मेरे पास ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको मैंने मैग्नेटाइज कर दिया। क्लियर, कितना मैग्नेटाइज करा है वो हमें कौन बताएगा, वो हमें ये बताएगा। क्लियर, अब आपके पास ये भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो कितनी रेंज तक उसको मैग्नेटाइज किया है। ठीक है, हाउ मच डिग्री, कि मैंने इसको मान लो 100
टेस्ला मैग्नेटाइज कर दिया, इसको मैंने 50 टेस्ला मैग्नेटाइज कर दिया, इसको मैंने 30 टेस्ला मैग्नेटाइज किया, कि आपने उसको कितने हद तक चुंबक बना दिया है, कितने हद तक आपने उसको एक मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करा दिया है, वो क्या होता है हमारा मैग्नेटिज्म फोर्स, या यू कैन से मैग्नेटिज्म इंटेंसिटी होती है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, तो हम मान लेते हैं टोरॉइडल सोलेनोइड मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए टोरॉइडल सोलेनोइड, ओके, विथ ए टर्न्स पर यूनिट लेंथ करेंगे करंट। हमने एक टोरॉइडल सोलेनोइड मान लिया। टोरॉइडल सोलेनोइड का मतलब होता है बेटा एक सर्कल शेप का, ऐसा, ठीक है, एक ऐसी शेप का, यहाँ से इसमें मान लो करंट जा रहा है, ये टोरॉइडल सोलेनोइड है, तो इसकी एल एक लेंथ होगी। तो हमने कंसिडर कर लिया है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, इसमें से नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो आपकी एल पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको पता है कि जब मैं एक टोरॉइड सोलेनोइड में या टोरॉइड में करंट निकालती हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। वैसे यहाँ पे म्यू नोट आता है, बट अब मैंने म्यू लिया है तो इसकी वो मैग्नेटिक परमिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है ना बेटा, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसी को हम बोलते हैं एच। क्लियर। जो हमारा ये प्रोडक्ट है, जो ये एन आई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया एच की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू आई। एच की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू आई। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नोट म्यू एच, ठीक है। सो आपको पता चलेगा एच हमारे पास। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स फ्लोइंग राउंड, कितनी टर्न्स इसमें से फ्लो हो रही, नंबर ऑफ टर्न्स फ्लोइंग राउंड पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइड सोलेनोइड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक इंक्लाइन। मतलब कि इसमें जो ये गोल गोल सा बॉडी हमारे पास है, इसमें मैग्नेटिज्म बी प्रोड्यूस करने के लिए, देखो ध्यान से सुनो, इसमें मैग्नेटिज्म यानी कि इसमें बी को प्रोड्यूस करने के लिए हमने कितने टर्म्स इस पे अप्लाई करने, हमने कितने टर्म्स इसको दिए, कितने टर्म्स हमने इसको दिए, वो क्या है हमारा, वो हमारा है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। जितने ज़्यादा आप टर्न्स बढ़ाओगे, बिकॉज यहाँ से देखो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, जितने ज़्यादा आप टर्न्स बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या बढ़ जाएगा बेटा, मैग्नेटिज्म फील्ड बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, ओके। और अगर आप इसको फ्री स्पेस में बात करते हो, इसकी अगर हम इसकी फ्री स्पेस में बात करते हैं तो बी नोट हो जाएगा म्यू नोट एच, दिस इज फॉर फ्री स्पेस। क्लियर। और एच की जो यूनिट्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, तो एच क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एच क्या आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी, बी की यूनिट हो जाएगी आपकी एम्पियर पर मीटर, ठीक है। एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो 1/L इंटू आई, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, I/L, तो आई का एम्पियर पर मीटर। क्लियर। उसके बाद हमारा लास्ट सेकेंड है हमारी टर्म, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये आपको क्या बताएगा, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं बेटा, 4 या 5 टर्म्स हैं, दिस इज 4, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ओके। ये क्या कह रहा है, इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच ए स्पेसिमेन इज मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताएगा, अगर मैंने किसी, मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इनके बीच मैंने कोई मटेरियल रख दिया, कोई भी मटेरियल, मैं नहीं बोल रही कि मैंने कोई स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, मैंने कोई मटेरियल रख दिया, सपोज है तो फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक रख दिया। अब क्या कह रहा है कि आपने जब इस मटेरियल को इसके अंदर रखा है, स्पेसिमेन को, इस मटेरियल को इसके अंदर रखा है, तो जब आप इसको इसके अंदर रख रहे हो तो कितनी एक्सटेंट तक, कितना ज़्यादा या कितना कम ये मैग्नेटाइज हो रहा है इसके अंदर रखने के बाद, ठीक है। बेसिकली यू कैन से कि इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच ए मटेरियल इज मैग्नेटाइज, ठीक है। उस एक्सटेंट को, उस अमाउंट को दिखाता है ये, टू विच ए मटेरियल कैन मैग्नेटाइज, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब आप उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो कितना मैग्नेटाइज हो जाता है, इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करेंगे। I इज इक्वल टू एम बाय वी, ठीक है। I इज इक्वल टू एम बाय, अब आप पूछोगे m क्या है, तो m इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट, और ये क्या है बेटा, वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या आपका I इज इक्वल टू एम बाई वी, ठीक है। अब सपोज करो ए इज द एरिया ऑफ मैग्नेटिक स्पेसिमेन। अब जो हमारे पास, मान लो मैंने रेक्टेंगुलर शेप का कोई भी मटेरियल लिया है, तो ए इसका, ए मान लो मैंने क्या मान लिया, एरिया, ए इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। और जो मैग्नेटिक लेंथ ऑफ स्पेसिमेन है, जो इसकी लेंथ है, वो मान लो मैंने एल मान ली, इसकी लेंथ, एल मैंने क्या मान ली, इसकी लेंथ मान ली। और एम क्या है इसकी, अब देखो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर वो मैग्नेटाइज होगा तो उसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। तो उसकी ताकत को दिखाएंगे ना, तो एम क्या मान लिया मैंने, इसकी स्ट्रेंथ ऑफ पोल, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक मटेरियल, जो मैंने स्पेसिफिक मटेरियल लिया है, जो भी मटेरियल जिसको मैं मैग्नेटाइज करना चाहती हूँ, ठीक है, ये क्या है उसका एल, क्या है इसकी लेंथ है एल, ठीक है। ये इसका क्या है, ए इसका एरिया है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी पोल्स की। तो अगर हम इसको इसमें जो करंट हम निकालेंगे आई, तो वो कैसे निकलेगा बेटा, सॉरी, जो हम इंटेंसिटी निकालेंगे, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, एम बाई वी। तो इसको आप कैसे लिखोगे, हम क्या करेंगे बेटा, इसको एम बाई वी, वॉल्यूम को हम क्या कह सकते हैं, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया, ठीक है। वॉल्यूम को हम तोड़ सकते हैं ना ऐसे, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब इसकी जो लेंथ होती है, जो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बार है, इसकी एल लेंथ है, ओके, ठीक है। और मान लो इसकी मैंने बी ब्रेथ मान, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एरिया कंसिडर कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, इसको हमें पता है कि वॉल्यूम को हम ऐसे तोड़ सकते हैं लेंथ इंटू एरिया में, तो मैंने क्या किया, इसको 2L से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2L से नीचे, ठीक है। तो वॉल्यूम को मैंने तोड़ा एरिया में और लेंथ में, एरिया में और लेंथ में, तो मैंने इसको क्या करा, ऊपर 2 से ऊपर और T से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है बेटा, जो मेरा ये आया, ये मैंने क्यों, देखो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और नहीं भी करोगे ना तो आपको वैसे भी समझ में आएगा। देखो लिसन, मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि मान लो आपके पास ये एक कोई भी डाइपोल है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, इन दोनों के बीच की लेंथ को हम टोटल कितना मानते थे, सेंटर होता था हमारा, ठीक है। टोटल कितना लेते थे, 12। तो जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एम इज इक्वल टू, जब हमारा इलेक्ट्रिक मोमेंट हम निकालते थे माइनस और प्लस 2 लेते तो क्या होता था, Q 2A, यही होता था ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा, एम इंटू 2L, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एम इंटू 2L, ये इसकी टोटल लेंथ, इसको हम किस में चेंज छोड़ सकते हैं, एरिया, और ये इसकी टोटल लेंथ इसमें, ठीक है बेटा। तो इसको हम I इज इक्वल टू, यहाँ से अपना I क्या हो जाएगा, एम बाई वी, क्लियर। तो यहाँ से इसकी यूनिट निकालोगे तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी, और इसकी क्या हो जाएगी बेटा, मीटर क्यूब। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जाई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। लास्ट है हमारा मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, SUS, इसको हम इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, विच डिटरमाइन हाउ इजली ए स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज, कि हाउ इजली ए मटेरियल कैन मैग्नेटाइज, आप किसी भी मटेरियल को कितना जल्दी मैग्नेटाइज कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है अपना I/H, ओके। इसको हम ऐसे मैथमेटिकली बोलेंगे, इट इज़ डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन में द मैग्नेटाइजिंग फोर्स दैट वी वांट टू अप्लाई, क्लियर। सो दिस इज मैग्नेटिक स्टेबिलिटी एंड द यूनिट, बिकॉज इसकी यूनिट भी क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, इसकी यूनिट भी क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये क्या होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है बेटा। तो ये अपनी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी
जो हमें बहुत हेल्प करेंगे आगे जाके जब हम करेंगे। तो अब हम इसके बाद सोल्व करेंगे बाकी पार्ट्स नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, टेक केयर।